हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और परीक्षा की तैयारी में मन से लगे होंगे। दोस्तों, हमने जो स्टार्ट किया है ज्योग्राफी लुसेंट का, उसमें हम 7 लेक्चर कवर कर चुके हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा है यूरोप महाद्वीप के बारे में। उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो जो प्रश्न आते हैं यूरोप से वो हमने कवर किया है, जैसे कि झीलों का देश किस देश को कहा जाता है। स्पेशली यूरोप की बात हो रही है दोस्तों। और यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है, इंग्लिश चैनल कहाँ पे है, कौन से 2 देशों के मध्य में है, मरमरा सागर कहाँ पे है, और यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है। यानी कि ऐसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं यूरोप से वो हमने बहुत ही अच्छे से कवर किया है अपने लेक्चर नंबर 7 में। अब हम चलते हैं दूसरे महाद्वीप पे, जो कि है अफ्रीका महाद्वीप। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 8। अगर आपको बहुत ही अच्छे से कवर करना है ये सारा लेक्चर तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए। वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से प्लेलिस्ट बना रखा है सारे सब्जेक्ट का। उसमें हम लुसेंट पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी का। तो इसमें हम अभी देखिए ज्योग्राफी के लेक्चर नंबर 8 पे पहुँच चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें हम अफ्रीका महाद्वीप में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार आते हैं वो क्या है, कैसे हैं, और उन्हें हम अच्छे से कवर करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जैसा भी आपका रिव्यू हो वो कमेंट करिए। तो देखिए दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। क्या कह रहा है? दूसरा सबसे बड़ा, यानी कि पहला कौन है? पहला है दोस्तों एशिया। पहला एशिया है और दूसरा कौन सा है? अफ्रीका है। यहाँ पे ये कह रहा है ये, जो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। दोस्तों, यहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है कि अफ्रीका और यूरोप के बीच में कौन सी जल संधि है। देखिए फोटो, देखिए फिगर, देखिए समझिए, इसको याद करिए कि अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के बीच में कौन सी जल संधि है, तो वो है जिब्राल्टर जल संधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट ऐसे आता है। अगला देखिए, इसके पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। इसे कंटिनेंट ऑफ कंट्रास्ट्स कहते हैं। किसे? अफ्रीका को क्या कहते हैं? कंटिनेंट ऑफ कंट्रास्ट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी प्रश्न बार बार आता है कि ये कंटिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किस महाद्वीप को कहते हैं, तो किसे कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को। और इसके पूर्व में कौन सा महासागर है? अफ्रीका के पूर्व में है हिंद महासागर, और पश्चिम में कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। तो ये हो गया पूरा अफ्रीका की स्थिति, और उसे क्या कहते हैं वो हमने देख लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में बार बार प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत लगभग मध्य भाग से कर्क वृत्त और मकर वृत्त गुजरते हैं। ओके, फिगर देखिए, फोटो देखिए, क्या दिख रहा है आपको? ये देखिए, ये अपनी पूरी पृथ्वी है, बीच से जा रहा है कौन सा रेखा? विषुवत रेखा। ये देखिए विषुवत रेखा, तो ये भी जा रहा है किससे? अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजर रहा है। यानी कि विषुवत वृत्त टच कर रहा है किसे? अफ्रीका महाद्वीप को। और ऊपर देखिए कर्क रेखा, ये भी टच कर रहा है किसे? अफ्रीका महाद्वीप को। और नीचे देखिए कौन सा है? ये मकर रेखा, ये भी टच कर रहा है महाद्वीप को। कौन से? अफ्रीका। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट रहता है ये कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। बार बार प्रश्न आता है ये कि कौन से महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है? विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, वो है अफ्रीका महाद्वीप। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, और इससे विश्व की सबसे लंबी नदी नील निकलती है, जो सहारा रेगिस्तान से होते हुए मध्य सागर में जा गिरती है। ओके, आप इम्पोर्टेंट है, देखिए इसको, फिगर देखिए, समझिए कि ये क्या कह रहा है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया। ये आपको नहीं पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा कि ये विक्टोरिया जो झील है ये कौन से देश में है, ये आपसे क्वेश्चन बनता है। तो ये विक्टोरिया झील है कहाँ पे? ये है दोस्तों 3 देशों की सीमा पे विक्टोरिया झील, अफ्रीका महाद्वीप में। तो कौन कौन सा देश है वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों देखिए वो 3 देश कहाँ पे है ये देखिए, पहला जो देश है विक्टोरिया से सटे हुए वो है तंजानिया, और दूसरा देश कौन सा है? दूसरा देश है केन्या, तीसरा है युगांडा। तो ये 3 देशों से सटा हुआ है विक्टोरिया। तो आपके एग्जाम में अगर टफ क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, तो कैसे बनेगा कि इनमें से कौन सा जो देश है जिसमें विक्टोरिया झील सटा हुआ नहीं है या फिर उससे सीमा साझा नहीं करता है। तो आपको दे देगा तंजानिया, केन्या, युगांडा, 3 तो देगा ही, और एक दे देगा ऑप्शन में जो जिससे ये टच नहीं हो रहा है।
और आपसे वही पूछेगा कि किस देश से इसकी सीमा स्पर्श नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, तंजानिया, केन्या और युगांडा से टच होती है विक्टोरिया की बाउंड्री। ओके, आगे बढ़िए। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, ये तो हो गया एक प्रश्न हमने देख लिया यहाँ से। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे आपको दे देगा ऑप्शन में कि कौन सा वो झील है जिससे विषुवत रेखा होकर के गुजरती है। तो ध्यान रखना है कौन सा झील है वो, विक्टोरिया झील, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, इससे विश्व की सबसे लंबी नदी नील निकलती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो विश्व की सबसे लंबी नदी है कौन, नील नदी, वो कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नील नदी कहाँ से निकलती है, वो निकलती है विक्टोरिया झील से, जो कि 3 देशों की सीमा पे है, केन्या, तंजानिया और युगांडा। इंपॉर्टेंट है, फिगर देखते रहिए साथ साथ में, आपको अच्छे से माइंड में इसको रख लेना है फिगर को। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, जो सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है, कौन सी नदी, नील नदी। सोचिए कहाँ पे जा रही है ये, भूमध्य सागर में। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि नील नदी का कहाँ पे उसका प्रवाह होता है, तो इंपॉर्टेंट रखिएगा, भूमध्य सागर में। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अफ्रीका में बुशमैन कालाहारी, पिग्मी कांगो बेसिन, बद्दू सहारा मरुस्थल में मिलने वाली प्रमुख आदिम जातियां हैं। सहारा में पाई जाने वाली तुआरेग जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। यहाँ से देखिए दोस्तों, अफ्रीका के ये जो आदिम जातियां हैं, यहाँ से एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा है। कौन कौन सा देख लीजिए, बुशमैन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो इतनी बार एग्जाम में पूछा है कि क्या ही बताया जाए। तो बुशमैन जो ये आदिम जातियाँ हैं, ये कहाँ पे है, कौन से देश में है, तो ये दोस्तों कालाहारी में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कहाँ पे है, कालाहारी में। बहुत बार पूछा है एग्जाम में, बहुत ही बार, कि बुशमैन जनजाति कहाँ की है, तो वो है कालाहारी की। और दूसरी पिग्मी, पिग्मी कहाँ की है, कांगो बेसिन की है। इंपॉर्टेंट है, पिग्मी कहाँ की है, कांगो बेसिन। और बद्दू कहाँ की है, सहारा मरुस्थल। 3 जातियाँ आपको माइंड में अच्छे से रखना ही रखना है, कहाँ की, अफ्रीका की। बार बार एग्जाम में आता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बुशमैन, जो कि है कालाहारी में। उसके बाद दूसरा नंबर पे इम्पॉर्टेंट है पिग्मी कांगो बेसिन की, और फिर है बद्दू सहारा मरुस्थल की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ से ये 3 क्वेश्चन अलग अलग आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और चौथा प्रश्न यहाँ से कैसे आएगा, देखिए एग्जाम में ये पूछता है कि यहाँ की अफ्रीका की कौन सी जनजाति हैं जो विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करती है। तो कौन सी है, वो है तुआरेग जनजाति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन है वो लोग, तुआरेग जनजाति हैं अफ्रीका के, जो लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो एक प्रश्न यहाँ से ऐसे बनेगा, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, और चौथा प्रश्न यहाँ से बनेगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये लाइन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 13 सितंबर 2012 ईस्वी को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने करीब 90 वर्षों से चले आ रहे अल अजीजिया लीबिया के अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड को निरस्त कर दिया, जिसके कारण अब विश्व का सबसे गर्म स्थान ग्रीनलैंड रेंच मृत्यु घाटी कैलिफोर्निया यूएसए हो गया, जिसका तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस है, जिसका मापन 10 जुलाई 1913 ईस्वी को किया गया था। यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको एग्जाम में बस एक चीज़ ध्यान देना है, क्या, ये कि ग्रीनलैंड रेंच मृत्यु घाटी कहाँ पे है। बस इतना ही ध्यान देना है आपको कि ग्रीनलैंड रेंच मृत्यु घाटी कहाँ पे है, तो वो है कैलिफोर्निया में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बनेगा कि ये ग्रीनलैंड रेंच मृत्यु घाटी कहाँ पे है, तो वो है कैलिफोर्निया में। एक प्रश्न ऐसे बन जाएगा। और दूसरा प्रश्न क्या बनेगा यहाँ से कि विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा है, ग्रीनलैंड रेंच मृत्यु घाटी। उसमें 3-4 नाम और दे देगा आपको, तो आपको बस इसी पे फोकस रखना है कि विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो वो है ग्रीनलैंड रेंच मृत्यु घाटी। कब किसको निरस्त किया, मतलब इसको कब बनाया गया है, ये हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट बिल्कुल ही नहीं होते हैं। बस ये ध्यान देना है कि कौन सा है वो सबसे गर्म स्थान विश्व में, तो ये है ग्रीनलैंड रेंच मृत्यु घाटी, जो कि कैलिफोर्निया में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है यहाँ से देखते हैं। अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न कि विषुवत रेखा को कौन सी
मतलब विषुवत रेखा को कौन सी नदी काटती है, इंपॉर्टेंट है। या फिर ये विषुवत रेखा मतलब किस नदी से होकर के गुजरती है, तो वो कौन सी नदी है, वो अफ्रीका की कांगो नदी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अफ्रीका की कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा कौन सी, जो बीचों बीच से गुजरती है, भूमध्य रेखा, उसको बोलते हैं विषुवत रेखा। तो वो कौन सी नदी को पार कर रही है, कांगो नदी, अफ्रीका की मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और लिम्पोपो नदी जो है वो मतलब इससे कौन सी रेखा जा रही है, मकर रेखा, जो कि नीचे होती है। मकर रेखा किससे जा रही है, ये जा रही है लिम्पोपो नदी से। आगे देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। सोचिए, फिगर देखिए क्या दिख रहा है आपको, लिम्पोपो नदी जो है 2 बार उससे क्रॉस हो रही है मकर रेखा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी को मकर रेखा 2 बार काटती है, तो इम्पोर्टेंट है वो है लिम्पोपो नदी। और विषुवत रेखा किससे होकर जा रही है, वो जा रही है कांगो नदी की। और ये दोनों नदी कहाँ पे है, अफ्रीका में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, लाल सागर अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका के बीच संकीर्ण अंतर्देशीय सागर है। यह स्वेज मिस्र से दक्षिण पूर्व में लगभग 1930 किलोमीटर तक मंडेव जलडमरू मध्य तक फैला है, जो अदन की खाड़ी से और फिर अरब सागर से जुड़ता है। लाल सागर मिस्र, सूडान और इरिट्रिया के तटों को सऊदी अरब और यमन के तटों से अलग करता है। लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है और इसमें वर्षा भी बहुत कम होती है। इसी कारण यह हिंद महासागर का एक नमकीन पानी की खाड़ी है। पहले आप फोटो देखिए, फिगर देखिए अरब प्रायद्वीप का। इसमें देखिए आप क्या दिखा रहा है कि लाल सागर अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका के बीच संकीर्ण अंतर्देशीय सागर है। किन दो मतलब किन के दो बीच के में है ये, अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका के बीच में है लाल सागर। तो इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ये भी बन सकता है कि अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका के बीच में कौन सा सागर है, तो वो कौन सा है, लाल सागर है। आराम से फिगर देखिए, समझिए किसकी बात हो रही है। आगे देखिए, यह स्वेज मिस्र से दक्षिण पूर्व में लगभग 1930 किलोमीटर तक मंडेव जलडमरू मध्य तक फैला है। किसकी बात हो रही है, लाल सागर की बात हो रही है। देखिए ये जो लाल सागर है, इसके बाद देखिए पतला सा यहाँ पे बना हुआ है क्या, स्वेज नहर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्वेज नहर। ये क्या कह रहा है कि स्वेज मिस्र से दक्षिण पूर्व में लगभग 1930 किलोमीटर तक मंडेव जलडमरू मध्य तक फैला हुआ है। तो ये देखिए मंडेव जलडमरू मध्य कहाँ पे है, ये है दोस्तों लाल सागर के पास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिगर देखिए बस, फिगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए, जो अदन की खाड़ी से और फिर अरब सागर से जुड़ता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, लाल सागर मिस्र, सूडान और इरिट्रिया के तटों को सऊदी अरब और यमन के तटों से अलग करता है। देखिए आप फिगर देखिए लाल सागर कहाँ पे है, नीचे देखिए यहाँ पे मिस्र है, फिर सूडान है और इरिट्रिया है, और ऊपर देखिए क्या है, सऊदी अरब है और यमन है, थोड़ा सा राइट हैंड में। तो इम्पोर्टेंट है लाल सागर का ये चारों तरफ के देश। आगे बढ़िए, लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है, यानी कि कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो लाल सागर में जाकर के गिरती हो। इसी वजह से, और एक तो ये वजह हो गया कि नदी कोई भी नहीं जाती है लाल सागर में, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे वर्षा जो है बहुत कम होता है। कहाँ पे, लाल सागर में। तो इसकी वजह से ये एरिया जो है या फिर यहाँ का पानी जो है वो क्या है, नमकीन है, खारा है। तो इम्पोर्टेंट है, इसी कारण यह हिंद महासागर का एक नमकीन पानी की खाड़ी है, लाल सागर। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बार बार यहाँ से प्रश्न आता है इसके लोकेशन से। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। मतलब फिगर इतना इंपॉर्टेंट होता है ज्योग्राफी में कि क्या ही बताया जाए। तो इसलिए मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं जो बताऊं, जो समझाऊं, वो आपको साइड बाय साइड में फिगर दिखाता रहूं, ताकि आपके माइंड में वो इमेज फिट होती रहे। आगे देखिए क्या कह रहा है इंपॉर्टेंट, अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जिब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्व विख्यात है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में प्रश्न ऐसे आता है इसमें कि अफ्रीका का कौन सा क्षेत्र जिब्रा और जिराफ के लिए विश्व विख्यात है, तो वो कौन सा क्षेत्र है, ट्रांसवाल क्षेत्र है। फिगर देखिए, समझिए कि कौन से एरिया की बात हो रही है, वो ये हो रही है ट्रांसवाल एरिया की। ओके, आगे बढ़िए, आगे देखते हैं क्या है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान विल्ड कहलाते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, इसकी बात हो रही है कि उष्ण और शीतोष्ण। अफ्रीका का आप देखिए लोकेशन मैप में,
तो ये जो है ये जो इसका ये ऐसा लोकेशन है ये, तो ये जो ऊपर का जो कुछ आधा एरिया आता है ये आता है उष्ण। क्यों? क्योंकि ये पड़ता है थोड़ा भूमध्य मतलब भूमध्य रेखा के मतलब आसपास का। तो भूमध्य रेखा के जो आसपास जो भी देश है वहाँ पे गर्मी अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ता है। और जो मतलब या तो उत्तर में चले जाओ या तो दक्षिण में चले जाओ तो वहाँ पे ठंडक होती है। तो जो ये अफ्रीका महाद्वीप है इतना बड़ा है ये कि इसका जो नीचे का छोर है यानी कि दक्षिण का वो जो है वो ठंडा रहता है एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाले एरिया के। तो इसीलिए ऊपर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं उष्ण घास के मैदान, और जो आधे महाद्वीप के नीचे पाया जाता है घास उसे बोलते हैं हम लोग शीतोष्ण घास के मैदान। तो इसको हम लोग बता दिए उष्ण और शीतोष्ण के हिसाब से। तो जो ऊपर जो है घास उसे बोलते हैं सवाना, और जो नीचे रहता है घास वो बोलते हैं वेल्ड। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि सवाना और जो वेल्ड है ये घास के मैदान है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं, और ख़ास करके उष्ण घास के मैदान को सवाना और शीतोष्ण को बोलते हैं वेल्ड। बस इतना जानना है कि आपको सवाना और वेल्ड कहाँ पे है, वो अफ्रीका महाद्वीप में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अफ्रीका का सबसे बड़ा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग है जो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केपटाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक जाती है। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है दोस्तों सबसे लंबे रेल मार्ग की। कहाँ के? अफ्रीका की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कहाँ से निकल रही है ये निकल रही है दोस्तों अफ्रीका गणराज्य के केपटाउन नगर से। कहाँ तक जा रही है? मिस्र के काहिरा शहर तक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आप ये चीज़ मतलब आप इसको 50% दीजिए, बस 50%। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए कि केप काहिरा रेल मार्ग कहाँ पे है। तो वो है अफ्रीका में, जो कि केप टाउन से निकलती है। कहाँ तक जाती है? मिस्र के काहिरा शहर तक। ओके, आगे बढ़िए। मिस्र में स्वेज नहर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहला प्रश्न यहाँ से कैसे बनता है कि स्वेज नहर किस देश में है? पहला प्रश्न यही बनता है कि स्वेज नहर किस देश में है, तो वो है मिस्र में, सबसे पहला प्रश्न। और दूसरा बनता है कि स्वेज नहर किन दो सागर के मध्य में है, तो वो है लाल सागर और भूमध्य सागर। आप फोटो देखिए, स्थिति देखिए इसकी कहाँ पे है। राइट हैंड में कौन सा है? लाल सागर, और लेफ्ट हैंड में कौन सा है? वो है भूमध्य सागर। इन दोनों के बीच में है स्वेज नहर। अब इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। इस नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया, जिसके कारण यूरोप से भारत आने में 7000 किलोमीटर दूरी की बचत होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अच्छे से देखिए। स्वेज नहर कहाँ पे है? मिस्र में है, जो कि लाल सागर और भूमध्य सागर से कनेक्ट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछता है कि इसका निर्माण कब हुआ है, तो वो हुआ है 1869 ईस्वी में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सोचिए। मतलब ऐसा नहीं है कि 1900 ईस्वी में हुआ है, ये देखिए 1869 में ही हुआ है ये। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसका निर्माण? स्वेज नहर का, जो कि मिस्र में है, लाल सागर और भूमध्य सागर के मतलब बीच में है ये। आगे देखिए जब 1869 में जब इसको बनाया गया तो क्या हुआ वो देखिए, जिसके कारण यूरोप से भारत आने में 7000 किलोमीटर दूरी जो है वो कम हो गई, उसकी बचत हो गई। तो हमारे एग्जाम में ये भी पूछता है कि स्वेज नहर बनने से भारत और यूरोप के बीच में कितनी दूरी कम हुई है? 5000, 6000, 7000 या 3000, कुछ भी दे देगा। तो याद रखना है कि यूरोप से भारत के बीच में स्वेज नहर की वजह से कितनी दूरी की कमी आई है? 7000 किलोमीटर की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये। इसके बाद देखिए इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी इसको आप 40% इम्पोर्टेंस दे सकते हो कि कितनी लंबाई है स्वेज नहर की, तो वो है 168 किलोमीटर। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है। मिस्र द्वारा 1956 ईस्वी में इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि इसको बनाया कब गया था? 1869 ईस्वी में। बट इसका जो नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ, वो कब हुआ? बहुत टाइम बाद। सोचिए 1869 से लेकर के 1956, कितना लंबा टाइम के बाद इसका क्या हुआ है? राष्ट्रीयकरण हुआ है। तो इम्पोर्टेंट है ये भी डेट, पूछता है एग्जाम में कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, तो वो हुआ है 1956 में, जो कि बन के तैयार हो चुका था बहुत ही पहले 1869 में। और
ये भी पूछता है कि इसका राष्ट्रीयकरण किस देश के द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखना है मिस्र के द्वारा किया गया है 1956 ईस्वी में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे देखिए, सुएज नहर के दक्षिण छोर पर कौन सा वो पोर्ट है, तो वो है पोर्ट सुएज। दक्षिण मतलब दक्षिण छोर पे देखिए, ये सुएज नहर ऐसे है, तो इसका जो ये वाला एरिया है यहाँ पे कौन सा पोर्ट है, पोर्ट सुएज। और इसके उत्तरी छोर पे कौन सा है, पोर्ट सईद यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा है, पोर्ट सईद, और यहाँ पे है पोर्ट सुएज। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग चिड़िया मिलती हैं। कहाँ पे, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में। अभी हमने देखा था अच्छे से कालाहारी मरुस्थल के बारे में कि वहाँ पे कौन सी जनजाति मिल रही थी, हमने देखा था बुशमैन जनजाति। इम्पॉर्टेंट है। और वहीं पे शुतुरमुर्ग चिड़िया मिलती हैं कालाहारी मरुस्थल में। तो ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमने जो बताया है पीछे बुशमैन जनजाति कालाहारी क्षेत्र की, वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आप इसको आराम से छोड़ सकते हो। आगे बढ़िए। उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका में किम्बरले खान, जो कि कहाँ पे है, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अरोपा कहाँ पे है, बोत्सवाना में। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। यहाँ से देखिए दोस्तों कैसे क्वेश्चन प्रश्न बनते हैं, वो देखिए। पहले सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि अफ्रीका के किस देश में किम्बरले की खान पाई जाती है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ से ऐसे बनेगा कि किम्बरले की खान अफ्रीका में कहाँ पाई जाती है, तो वो दे देगा आपको सूडान, दक्षिण सूडान, केन्या, दक्षिण अफ्रीका, मतलब मिस्र, कुछ भी दे देगा आप। तो कहाँ पे पाई जाती है, वो पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले की खान। एक प्रश्न यहाँ से हो गया। दूसरा प्रश्न यहाँ से बनेगा कि किम्बरले खान, अफ्रीका की किम्बरले खान किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, सोना, चांदी, या फिर कुछ भी दे देगा। तो किम्बरले की खान किस लिए फेमस है, तो वो है हीरे के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। न तो सोना के लिए, ना तो कोई यूरेनियम के लिए, ना प्लेटिनम के लिए, ये है फेमस हीरे के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ से अभी तक 2 क्वेश्चन देख लिए हमने। देखिए अब आगे देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से अरोपा बोत्सवाना विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। यहाँ से भी जैसे यहाँ से 2 क्वेश्चन बना है, वैसे 2 क्वेश्चन पहले यहाँ से बनेगा कि अरोपा जो है खान किस देश में है। अरोपा जो खान है वो किस देश में है, तो वो है बोत्सवाना में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला प्रश्न। दूसरा क्या बनेगा कि अरोपा की ये जो खान है ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है हीरे की खान के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये तो हमने देख लिया यहाँ से अभी तक 4 प्रश्न। अब देखिए यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि उत्पादन की दृष्टि से, ये भी देख रहे हैं आप क्या लिख रहा है, उत्पादन की दृष्टि से कहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है हीरा, तो वो होता है किम्बरले की खान में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि एरिया बहुत ज़्यादा है बट मिलता उतना ज़्यादा नहीं है, बट एरिया ज़्यादा है किसका, अरोपा का। इम्पोर्टेंट है। तो यदि एग्जाम में आपके ऐसे पूछ दे कि अफ्रीका का कौन सा खान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े हीरे की खान है, तो वो है अरोपा। और अगर ये पूछ दे कि कौन सा खान उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा है अफ्रीका में हीरे की खान, तो वो है किम्बरले। ये जो दृष्टि है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे एग्जाम में कि किस दृष्टि से पूछ रहा है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है वो। तो यहाँ पे उत्पादन की दृष्टि से कौन है, किम्बरले खान दक्षिण अफ्रीका की। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी कि एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, अरोपा, जो कि बोत्सवाना में है, हीरे की खान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ से हमने देखा कि 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं हमारे एग्जाम में, इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़िए। विश्व का सबसे विशाल हीरा जो कि 3106 यानी कि 3106 कैरेट का है, इसको दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान से जनवरी 1905 ईस्वी को सर थॉमस कुलीनान ने खोजा था, इसीलिए इसका नाम कुलीनान हीरा रखा गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको यहाँ से बस क्या ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी जो हीरा है, विश्व की सबसे बड़ी जो हीरा है वो कहाँ से मिली है, तो वो मिली है दक्षिण अफ्रीका से। कौन से खान से, प्रीमियम खान से। इतना इम्पोर्टेंट ये प्रश्न यहाँ से नहीं है, एग्ज़ाम में इसका आने का चांस सिर्फ और सिर्फ 20% है। तो आप इसको एक बार पढ़िए, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है, सहारा, जो कि इतना वर्ग किलोमीटर स्थित है उतने एरिया में। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए,
चाड झील इस मरुस्थल में स्थित प्रमुख झील है। दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है। हमने तो अभी अच्छे से देखा ही है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है, तो उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि उत्तरी अफ्रीका में कौन सा है, सहारा मरुस्थल, और चाड झील इस मरुस्थल में स्थित प्रमुख झील है। तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में अगर ये पूछ दे कि सहारा मरुस्थल में कौन सा झील उपस्थित है, तो 3-4 झील का नाम दे देगा आपको, तो ध्यान रखना है। चाड झील कहाँ पे है, ये सहारा मरुस्थल में है, जो कि उत्तरी अफ्रीका में है। आप इसका लोकेशन देखते जाइए फोटो में साथ साथ में, और देखिए सहारा में ही है स्थित चाड झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये नीचे क्या लिखा है, दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है। हमने देखा ही है कालाहारी बुशमैन जनजाति कहाँ पे है, अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से ये भी ध्यान देना है कि कालाहारी कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये क्या लिख रहा है, टेफिलालेट, क्या टेफिलालालेट मरुद्यान जिसका क्षेत्रफल इतना है, मोरक्को में है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि मरुद्यान की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका के मरुद्यान की बात हो रही है। तो ये कहाँ पे है, मोरक्को देश में है, जो कि अफ्रीका में लेफ्ट साइड में ऊपर की साइड में मोरक्को है। आप जब देखोगे अफ्रीका तो यहाँ पे है मोरक्को। तो इम्पोर्टेंट है, कौन सा मरुद्यान है ये है टेफिलालेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एरिया कितना है ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, किस देश में है, मोरक्को में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेफिलालेट मरुद्यान इंपॉर्टेंट है, मोरक्को। आगे बढ़ते हैं, देखिए एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह अल्जीरिया, ट्यूनीशिया व मोरक्को में 2500 किलोमीटर लंबाई में विस्तारित है। यह एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट टाउ बकल है, जो दक्षिण पश्चिमी मोरक्को पे स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए क्या कह रहा है एटलस पर्वत। ओके, फोटो देखिए, देखिए कहाँ पे है ये अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को के बीच में है, 2500 किलोमीटर की लंबाई है। ओके, ये देखिए ये नवीन वलित पर्वत है। नवीन वलित पर्वत हमने बहुत अच्छे से कवर किया है हमने पिछले लेक्चर में, कि वो ये जो नवीन वलित पर्वत वो होते हैं जो हाल ही में कुछ हज़ार वर्ष पहले ही बने होते हैं, तो वो होते हैं नवीन वलित पर्वत, जिसका उदाहरण हमारे भारत में भी कौन सा पर्वत है, तो वो है हिमालय। हिमालय हमारे भारत का कैसा पर्वत है, नवीन वलित पर्वत। तो ऐसे ही बना है यहाँ पे कौन सा पर्वत, एटलस पर्वत, अफ्रीका में, जो कि अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को के बीच में है, इंपॉर्टेंट है। और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसका क्या नाम है, उसका नाम है टाउब कल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाउब कल। तो एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न ऐसे बनेगा कि इनमें से दे देगा 4 देश का नाम और पूछेगा कि कौन से देश की सीमा एटलस पर्वत से सीमा साझा नहीं करती है। तो ध्यान रखिएगा, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को में ये सब साझा होता है इसका सीमा। आगे देखिए, एक प्रश्न यहाँ से ऐसा बन गया। दूसरा क्या बनेगा, आपको ये दे देगा टाउ बकल किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। तो इम्पोर्टेंट है कहाँ के, वो एटलस पर्वत की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से 2 प्रश्न ऐसे आने वाले हैं। लंबाई नहीं पूछता है, बट आपको पता होना चाहिए कि कितना है, 2500 किलोमीटर लंबाई है एटलस पर्वत की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या कह रहा है यहाँ पे। एबीसिनी पठार अफ्रीका उत्तर पूर्वी भाग यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित आर्कियन युग की संरचना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यह पठार मुख्य रूप से इथोपिया में स्थित है। एबिनिसिया इथोपिया का पूर्व नाम इसी पठार के नाम पर पड़ा था। यहाँ पे आपको बस देखना है ये कि एबिसिनी पठार कहाँ पे है। ये कहाँ पे दोस्तों, साफ साफ दिख रहा है कि मुख्य रूप से कहाँ पे, ये इथोपिया में है। तो ये प्रश्न यहाँ से बार बार आता है कि एबिसिनी पठार अफ्रीका के किस देश में स्थित है, तो वो है इथोपिया में। और आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या कह रहा है ये दोस्तों, हॉर्न मतलब कि जो सिंग होता है, सिंग, इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो अगर आप अफ्रीका महाद्वीप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसे है। तो ये जो इसका थोड़ा सा निकला हुआ हिस्सा है, इसको मतलब जैसे कि सिंग होता है ना, गाय का, भैंस का जो सिंग होता है, तो ये उसी को बता रहा है कि ये अफ्रीका का ये जो सिंग है। इसमें आप देख लीजिए कि कौन कौन सा देश है। तो इम्पोर्टेंट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसमें कौन कौन सा देश है, आप फोटो देखिए, वहाँ पे समझिए कि कौन कौन सा देश है। आगे क्या लिखा है इसमें, एबिनिसिया इथोपिया का पूर्व नाम इसी पठार के नाम पर पड़ा है। ठीक है, नो इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं।
दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर तथा किम्बरले को हीरो का नगर कहा जाता है। तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है कि कौन से अफ्रीकी शहर को बोलते हैं हम लोग स्वर्ण नगर, तो वो है जोहान्सबर्ग। और हीरे का नगर किसे कहते हैं, किम्बरले को कहते हैं। अभी हमने देखा है अच्छे से कि किम्बरले की खान जो फेमस है किसके लिए, हीरो के लिए फेमस है, जो कि उत्पादन की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा हीरे का खान है अफ्रीका में, किम्बरले की खान, उसे बोलते हैं हीरो का नगर। और जोहान्सबर्ग को बोलते हैं स्वर्ण नगर। इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में हमारे आता है बार बार। स्वर्ण नगर कौन सा है, जोहान्सबर्ग, और हीरो का नगर है किम्बरले। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अफ्रीका के दो देशों कौन से, कोटे डी आइवर और घाना कोको उत्पादन के रूप में विश्वविख्यात है। यानी कि कोको जो है इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, कोटे डी आइवर और घाना में। तो ये बस आपको जानना है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न नहीं बनता है, आपको ये बस इसको देना है कितना, 20% इम्पोर्टेंस। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, दक्षिण अफ्रीका विश्व के 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। ये एग्जाम में हमारे वनडे नहीं आता, ये आता है कि इसमें जो वन लाइनर एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे प्रश्न आते हैं कि 80% होता है, 50% होता है, वो लाइन सही है कि गलत है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमें देखना है बस कि 90% क्रोमियम मिलता है कहाँ पे, अफ्रीका में, टोटल विश्व का। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी कौन है, वो है ब्लोमफॉन्टेन। कौन सा, ब्लोमफॉन्टेन। इंपॉर्टेंट है, न्यायिक राजधानी। तो ये भी मतलब इसको आप दे सकते हो 50% इम्पोर्टेंस। उतना मतलब एग्जाम में ये नहीं आता है, बट आप एक बार इसको देखोगे समझोगे कि कौन सी राजधानी है न्यायिक राजधानी दक्षिण अफ्रीका की, तो वो है ब्लोमफॉन्टेन। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कौन सा है, कीनिया। ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, बार बार प्रश्न आता है कि अफ्रीका में वो कौन सा देश है जहाँ पे चाय सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, तो वो है कीनिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिए, अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश कौन सा है, तो वो है ट्यूनीशिया। ये भी इंपॉर्टेंस है, जितना इंपॉर्टेंस इसका है उतना ही इंपॉर्टेंस इसका भी है। तो जैतून उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है अफ्रीका में, ट्यूनीशिया में। और चाय कहाँ पे होता है, कीनिया में। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, स्टेनली जलप्रपात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न कि कांगो नदी पे कौन सा जलप्रपात है, ऐसे पूछ देगा तो कौन सा होगा, स्टेनली जलप्रपात। ऐसे क्वेश्चन मतलब नहीं पूछता जल्दी, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ये प्रपात किस नदी पे है। तो इम्पोर्टेंट है, ऐसे आप अपने मतलब या तो ऐसे याद करिए या फिर ऐसे याद करिए, बट क्वेश्चन ज़्यादा ऐसे आता है कि स्टेनली जलप्रपात किस नदी पे है, तो वो है कांगो नदी पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कांगो नदी के बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा है, ये विषुवत रेखा को काटती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसी कांगो नदी पे क्या है, स्टेनली जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं विक्टोरिया प्रपात। ये दोस्तों किस नदी पे है, जाम्बेजी नदी पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन दोनों में अगर पूछो आप तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसका है, तो ये है विक्टोरिया प्रपात का, जो कि जाम्बेजी नदी पर स्थित है। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है इंपॉर्टेंस में कांगो नदी पर स्थित स्टेनली जलप्रपात। ये हमारे एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा बार। ये भी हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया है, बट इसकी आने की चांस बहुत ज़्यादा होती है। तो याद रखना है कि विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पे है, ये है जाम्बेजी नदी पे, और स्टेनली कहाँ पे है, कांगो नदी पे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, विक्टोरिया झील। कहाँ पे है, विक्टोरिया झील से है। आसवान बांध नील नदी पर बना हुआ है। तो यहाँ से दो प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं कि नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो वो है विक्टोरिया झील। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और दूसरा प्रश्न क्या बनता है कि आसवान बांध किस नदी पर स्थित है, तो वो है नील नदी पर। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बराबर संख्या में ये बार बार पूछे गए हैं, तो दोनों याद रखिएगा। ओके, चलते हैं, अब देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद आगे है यहाँ पे, मध्य अफ्रीका में बहने वाली जैरे नदी भारी मात्रा में जल अफ्रीका की नदियों में सबसे अधिक जल बहा करके अटलांटिक महासागर में ले जाती है। इसे इसके अंतिम भाग में कांगो नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या कह रहा है यहाँ पे कि ये जो जैरे नदी है ये अफ्रीका की नदियों में सबसे अधिक जल लेकर के चलने वाली नदी है। जैरे नदी जो कहाँ पे जाती है, फाइनली
अटलांटिक महासागर में। ओके, याद रखिएगा, जायरे नदी। और इसके अंतिम भाग में इसे क्या कहा जाता है, कांगो नदी से, मतलब इसको कांगो नदी भी कहा जाता है लास्ट एरिया में। ओके, ठीक है, जानना था हमें, बट बस इतना जानना है कि अफ्रीका की वो कौन सी नदी है जो सबसे अधिक जल लेकर के चलती है, तो वो है जायरे नदी। बाकी आप आराम से छोड़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। जाम्बिया में जेम्बेजी नदी पर निर्मित करीबा बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले जानिए कि करीबा बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो वो बना हुआ है कहाँ पे, जेम्बेजी नदी पर। उसके बाद ऐसा प्रश्न पहला आ गया। दूसरा प्रश्न क्या पूछेगा आपको कि करीबा बांध किस देश में है, तो वो है जाम्बिया में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए क्या क्या है, जाम्बिया में जम्बेजी नदी पर निर्मित करीबा बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है। तो एक प्रश्न यहाँ से, दूसरा प्रश्न यहाँ से, और तीसरा प्रश्न ये पूछ सकता है कि अफ्रीका के किस बांध के द्वारा सबसे ज़्यादा जल विद्युत पैदा किया जाता है, तो वो है करीबा बांध। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो 3 प्रश्न यहाँ से ऐसे आने वाले हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, काहिरा। तो ये भी चीज़ ठीक है, एग्जाम में हमारे आता है, बट इसका इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ 20% है। तो अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, पहले ऐसे आते थे कि ये शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, या फिर इस नदी के किनारे कौन सा फेमस शहर बसा हुआ है। तो अब ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे बड़ा शहर है नील नदी के पास, तो वो कौन सा है, काहिरा है, जो कि कहाँ पे है, मिस्र में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है, मिस्र में है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। आगे है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के 6 देशों अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को फ्रंट लाइन स्टेटस यानी कि सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। ठीक है, जानना है हमें, ये हमारे एग्जाम में इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों इस टाइप के जो भी प्रश्न होते हैं उसमें अगर 4 से 5 देश का नाम हो अगर, तो ही हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि बेचारा अगर 5 से 6 देश के जब ज़्यादा नाम होता है तो फिर बच्चों को याद करने में दिक्कत होती है, और वहाँ से एग्जामिनर अगर क्वेश्चन बनाता है तो उसको भी ऑप्शन बनाने में थोड़ा दिक्कत आती है। तो इसलिए जहाँ भी ऐसा कुछ हो जहाँ पे 6 या 7 देश मैक्सिमम हो जाए, मतलब हम तो यही कहेंगे कि 4 से 5 देश जहाँ पे एक साथ हों, तो वैसे प्रश्न एग्जाम में आने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। बट जहाँ पे 3 से 4 देश का नाम दिया हो, उसके बारे में कुछ बता रहा हो कि हाँ ये इन 3 देश में ऐसा है, या फिर हाँ इस 4 देश में ऐसा है, तो फिर वो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो 3-4 पूरे मतलब टोटल नाम, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 6 देश की बात हो रही है, तो इसलिए हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से इथोपिया, सोमालिया व जिबूती नामक देश आते हैं। ओके, ठीक है, हमने अभी देखा है पीछे हॉर्न ऑफ अफ्रीका बताया मैंने कि वो सिंह के जैसे बाहर निकला हुआ है। तो यहाँ से मतलब इसके बाद इतना ही जानना है और कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। आगे देखिए, मध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं गैबोन, कांगो गणतंत्र, युगांडा, कीनिया तथा सोमालिया। यहाँ पे कितने देश हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखा कौन कौन से देश से होकर जा रहा है, गैबोन, कांगो गणतंत्र, युगांडा, कीनिया और सोमालिया। इंपॉर्टेंट है, फोटो देखिए, आप फिगर देखिए, इन्हीं देशों से होकर गुजर रही है भूमध्य रेखा। आगे बढ़ते हैं, अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश कौन सा है, मिस्र है। मिस्र के किसान फिल्लाह कहलाते हैं। 2 प्रश्न यहाँ से तैयार हमारे, कौन कौन से, अफ्रीका के किस देश में खजूर का उत्पादन ज़्यादा होता है। देखिए दोस्तों, खजूर आप देखोगे तो आपके माइंड में आएगा कि ये तो ज़्यादातर अरब प्रायद्वीप में होते हैं। तो अरब प्रायद्वीप के सट्टे ही हमारा मिस्र देश भी है अफ्रीका में, तो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वहाँ पे खजूर पाया जाता है मिस्र में। अफ्रीका महाद्वीप के देश मिस्र में खजूर उत्पादन होता है, तो ध्यान रखना है कहाँ पे, मिस्र में। आगे देखिए, पहला प्रश्न हो गया यहाँ से। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि अफ्रीका के किस देश के किसानों को फिल्लाह कहा जाता है। ऐसे प्रश्न आता है एग्जाम में कि अफ्रीका के किस देश के किसानों को फिल्लाह कहा जाता है, तो वो मिस्र देश के जो किसान हैं उन्हें कहा जाता है फिल्लाह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़िए, गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है, घाना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में आने वाला प्रश्न है ये कि गोल्ड कोस्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है अफ्रीका के, तो वो है घाना देश। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है,
अफ्रीका में सीसल नामक पौधे से जूट पैदा होता है। इंपॉर्टेंट यहाँ से कैसे प्रश्न पूछता है यहाँ से कि अफ्रीका में किस पौधे से जूट का उत्पादन होता है, तो ये नहीं रहेगा, बस आपको ऑप्शन में ये रहेगा और 4 पेड़ों के नाम और रहेंगे। तो ध्यान देना है कि जूट उत्पादन कहाँ से होता है, सीसल पौधे से, सीसल। ओके, आगे बढ़िए। जूट का उत्पादन आगे क्या है, अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। कौन सा महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, इसी वजह से इसको बोलते हैं अंध महाद्वीप। यहाँ पे एग्जाम में हमारे प्रश्न ऐसे ही आता है, कहाँ से, इतने एरिया से। कौन से महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहते हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी दे देगा आपको ऑप्शन में, तो ध्यान रखना है। अंध महाद्वीप कहा जाता है किसे, अफ्रीका महाद्वीप को, और ये है उसका वजह क्योंकि वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आगे बढ़िए। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, नाइजीरिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न आता है कि अफ्रीका में जितने भी देश हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, तो वो है नाइजीरिया में। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश लीबिया है। देखिए जनसंख्या ज़्यादा कहाँ पे है, नाइजीरिया में, बट शहरीकरण यानी कि जैसे कि सिटी, मतलब डेवलप सिटी कहाँ पे ज़्यादा है अफ्रीका में, तो वो है लीबिया में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नगरीकृत देश कौन है, लीबिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इस महाद्वीप में नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, पाम तेल की नदी किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना है, नाइजर नदी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन में दे देगा आपके कि कांगो नदी को कहते हैं, लिम्पोपो नदी को कहते हैं, कि नाइजर नदी को कहते हैं, मतलब 3-4 नदी का नाम दे देगा। पाम तेल की नदी किसे कहते हैं, तो वो बोलते हैं नाइजर नदी को। इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़िए। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन। फोटो देखिए पहले, फिगर देखिए, क्या लग रहा है आपको कि इन दोनों मतलब जो महाद्वीप है इनको ये हल्का सा कनेक्ट किया हुआ है। कौन, मिस्र देश। यही वजह है कि इसे क्या कहा जाता है, एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन। ओके, इम्पोर्टेंट है मिस्र देश, ऐसे आपके एग्जाम के लिए। आगे देखिए, अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क व मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। ओके, ये तो हमने स्टार्टिंग में देखा है कि यहाँ से कर्क, भूमध्य और मकर तीनों रेखाएं गुजर रही है, तो वो एकमात्र अकेला ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप जहाँ से ये 3 रेखाएं गुजर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है कि अफ्रीका के किस देश को वनों का देश कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कांगो को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विश्व में जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता सबसे अधिक इसी देश में है। किसकी बात हो रही है, जल विद्युत शक्ति की जो संभावना है उसकी बात हो रही है। तो एग्ज़ाम में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये देश जो है, ये पूरा जो अफ्रीका महाद्वीप है ये बहुत ही पिछड़ा हुआ है, तो वहाँ पे जल विद्युत की अगर शक्ति की संभावनाएं ज़्यादा है तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब जैसे क्या है कि यहाँ पे संभावना ज़्यादा है तो यहाँ पे इंडस्ट्री आएगी, लगाएगी, जब इंडस्ट्री जहाँ पहुँचती है तो वहाँ पे डेवलपमेंट होता है और साइड में वहाँ पे शहरीकरण होता है। तो ये तरीका अच्छा है जानने का कि कांगो में शुरुआत हो सकता है औद्योगिकरण का। इम्पोर्टेंट है। तो ये तो बस आपको जानना था। आपको बस यहाँ पे एग्जाम के लिए क्या ध्यान देना है कि वनों का देश कौन सा है अफ्रीका में, तो वो है कांगो। आगे बढ़ते हैं। देखिए, किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कहवा की कृषि छग्गा जनजाति द्वारा की जाती है। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि 2 तरह का प्रश्न यहाँ से बन सकता है। पहला क्या बनेगा यहाँ पे कि अफ्रीका के किस पर्वत पे ये कहवा की कृषि होने की संभावना है या फिर हो सकती है या फिर की जाती है। कहवा की कृषि अफ्रीका के किस पर्वत पे की जाती है, तो वो किलिमंजारो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला प्रश्न यहाँ से। और दूसरा यहाँ से डायरेक्ट ऐसे बनेगा कि किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कहवा की कृषि किस जनजाति के द्वारा की जाती है। तो हमने देखा ये 3-4 जनजातियों के नाम, तो वो नाम दे देगा और यहाँ पे ये भी नाम दे देगा। और अगर आप इसको ध्यान नहीं दिए रहोगे और आपको बस यही रहेगा कि हाँ वहाँ पे हमने 3 जनजाति पढ़ा है, उनको आप माइंड में रखोगे, तो फिर यहाँ पे ये आपसे गलत हो सकता है। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि अफ्रीका में बुशमैन, पिग्मी और बद्दू के साथ साथ एक छग्गा जनजाति भी रहती है। इम्पॉर्टेंट है, जो हमने देखा है अभी, कालाहारी में है बुशमैन,
कांगो बेसिन में है पिग्मी, और सहारा मरुस्थल में है कौन, बद्दू। उसी के साथ साथ हमें ये ध्यान देना है कि किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कहवा की कृषि कौन सी जनजाति कर रही है, छग्गा जनजाति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कहवा छग्गा इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, नोट में क्या लिखा है वो देखते हैं। दक्षिण सूडान अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र है जो यूएनओ का 193वां देश बना है। 9 जुलाई 2011 को यह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। इस ईसाई बहुल देश की राजधानी जुबा है। देखिए इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये सबसे नवीन राष्ट्र बना है अफ्रीका का। कौन? दक्षिणी सूडान। इम्पोर्टेंट एग्जाम में हमारा आ सकता है कि अफ्रीका का सबसे नवीनतम राष्ट्र कौन सा है, युगांडा, केन्या, दक्षिणी सूडान, या फिर कुछ भी दे देगा। ध्यान रखना है कौन सा नवीनतम राष्ट्र है अफ्रीका में, दक्षिणी सूडान। ओके, ये प्रश्न हो गया। दूसरा यहाँ से क्या बनेगा कि ये अभी नवीनतम है तो इसकी राजधानी भी हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ पे है, तो ये है जुबा में। ये दो प्रश्न यहाँ से इम्पोर्टेंट है। ये कब बना, कौन से नंबर का बना, ये हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, ये दो चीज़ ध्यान रखना है। सबसे नवीनतम राष्ट्र अफ्रीका में दक्षिणी सूडान, जिसकी राजधानी कहाँ पे है, जुबा। ओके, तो यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया अफ्रीका महाद्वीप को। जो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, किस तरीके से बन सकते हैं, वो हमने अच्छे से कवर कर लिया है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे लेक्चर नंबर 9। उसमें हम अगला महाद्वीप कवर करेंगे जो कि होगा हमारा उत्तरी अमेरिका। इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो ये थोड़ा सा भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जैसा भी आपका रिव्यू हो वो हमें कमेंट करिए। हम आपके लिए वो कमेंट पढ़ेंगे और आपको रिप्लाई भी देंगे। ओके, अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। आपने जो अपना टाइम टेबल बनाया है, और अगर टाइम टेबल नहीं बनाया है तो प्लीज़ एक छोटा सा टाइम टेबल प्लीज़ बनाइए आप उसको। क्यों? क्योंकि अगर आप टाइम टेबल बनाते हो, मैंने बताया आपको और भी वीडियो में कि अगर आपने बना दिया टाइम टेबल 12 घंटे का, अगर आप 12 घंटे बना करके 8 घंटे भी पढ़ पा रहे हो तो आप बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही अच्छे, बिलीव मी। अगर आपने 10 घंटा बनाया है, 7 घंटे पढ़ पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। बट आपको, अगर आप तैयारी में हो, मन से हो, तो 7 घंटे तो मिनिमम पढ़ने ही पढ़ने हैं। मिनिमम मतलब इससे कम अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर बिलीव मी आप उतने सीरियस एस्पिरेंट या फिर उतने सीरियस स्टूडेंट नहीं हो। तो आपको मिनिमम 7 घंटे तो एक दिन में पढ़ने ही पढ़ने हैं। और अगर आप उससे ऊपर पढ़ दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और ये 7 घंटे अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर आप एक काम करो, बहुत ही हल्का सा एक टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, दिन भर का। उससे पहले आप जब सुबह उठो तो आप, अगर आप देखोगे मेरा करंट अफेयर का वीडियो, तो करंट अफेयर में मैं हमेशा डेली आपको टास्क देता हूँ, 5 टास्क जो कि आपको कंप्लीट करने होते हैं। वो अगर आप 21 डेज़ के चैलेंज मैंने दिया हुआ है सभी को, उसको अगर आप फॉलो कर रहे हो तो फिर आप एक दिन के, ऐसा आएगा कि एक दिन के बाद आप अच्छे से रूटीन में आ जाओगे। रूटीन में आने के बाद आप उसमें देखोगे जो टास्क है उसमें सबसे पहले उठने का और सोने का टाइम डिसाइड करना है खुद को, और दूसरे नंबर पे उठते ही पानी पीना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपना दिन भर का शेड्यूल बनाना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, अगर कोई लड़का तैयारी में है तो उसको सुबह उठ करके नाश्ता पानी कर करके फ्रेश होकर के सबसे पहला काम उसको अपने दिन भर का शेड्यूल बनाना चाहिए कि मुझे आज दिन भर में ये इतना कवर कर लेना है। और वो शेड्यूल जो बना रहा है, मान लो उसको 100% कहा जाए, अगर उसमें से अगर वो 80% भी कवर कर ले रहा है तो फिर समझ जाओ कि वो रेस में 100 लोगों में से 80 लोगों से ऊपर है। समझ पा रहे हो आप क्या बात हो रही है? क्योंकि बहुत बच्चे ये नहीं कर पा रहे हैं, वो अपना टाइम टेबल ही नहीं बना रहे हैं, वो अपना शेड्यूल ही नहीं बना रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं। कभी मन किया जीएस पढ़ लिए, कभी मन किया रीजनिंग पढ़ लिए, कभी मन किया मैथ पढ़ लिए। जब तक आप अपने लाइफ को, अपने टाइम टेबल को ऐसे शेड्यूल नहीं करोगे, आप राइट ट्रैक पे नहीं आ पाओगे। मतलब दिन भर का पहले बनाओ अपना, ओके। उसके बाद आपने बना लिया कि मुझे दिन भर में ये चीज़ें कवर करनी है, जियोग्राफी में ये कवर करना है, मैथ में ये कवर करना है, रीजनिंग में ये कवर करना है, ओके। अब आप क्या करो, अपना दिन भर का शेड्यूल बनाओ कि मुझे 8 बजे से 10 बजे तक क्या पढ़ना है, उसके बाद खाना खाना है, फिर 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक क्या पढ़ना है, फिर 4 बजे के बाद थोड़ा टहलना है, घूमना है, फिर 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक क्या पढ़ना है। तो अगर आपने ऐसे अपना टाइम टेबल बना लिया, ओके, तो देखिए अगर आपने बिल्कुल ऐसे अगर बना लिया तो 2 घंटे यहाँ पढ़े आपने, यहाँ पे भी 2 घंटा पढ़ा, यहाँ भी 2 घंटा पढ़ा, और यहाँ पे भी 2 घंटा पढ़ा, 2 4 6 8, देख रहे हो। अगर आप सिंपल से ऐसे ही अगर टाइम टेबल बना ले रहे हो तो आप एक दिन में मिनिमम 8 घंटे पढ़ पा रहे हो। उसके बाद 8 बजे के बाद आप चाहो तो फिर 2 घंटे पढ़ लो, तो मिनिमम 10 घंटे आप इजीली पढ़ पा रहे हो अगर आप सीरियस हो तो।
तो मैंने अगर आपको बता दिया कि आपको ये चीज़ फॉलो करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने 8 बजे बनाया है तो 8 बजे ही पढ़ने बैठ जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इंसान हो, ओके, तो आपसे मतलब इधर उधर चीज़ें हो सकती हैं, बट कितनी हो सकती हैं वो आप यहाँ पे देख लो। आपने बनाया है 8 बजे मैं पढ़ूँगा, 10 बजे तक पढ़ूँगा, तो ठीक है, पढ़ूँगा चाहे या फिर पढ़ूँगी, कुछ भी हो सकता है, चाहे लड़का चाहे लड़की। तो मान लीजिए आपने 8 बजे बनाया है और आप 8 बजे नहीं बैठ पाए, तो ठीक है यार, आप 8:15 पे बैठ जाओ। 8:15 भी नहीं बैठ पाए, कोई बात नहीं, 8:30 पे बैठ जाओ। अगर आप 8:30 पे बैठ जा रहे हो, 10 बजे आपको उठना है, आप 10 बजे उठ रहे हो, या फिर अगर आप पढ़ने में मस्त हो जा रहे हो तो हो सकता है 10:15 भी हो जाए, या फिर थोड़ा सा बोरिंग फील हो रहा है तो हो सकता है कि आप 9:45 पे ही उठ जाओ। बट आप सोचो, 8:30 से 9:45 आपने पढ़ा तो, ओके। अगर आपके पास टाइम टेबल रहेगा 2 घंटे का ऐसे, तो आप कितना भी कम पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि आप अपना 1.5 घंटा तो लगाओगे ही। उसके बाद आप उठ जाओ, जो काम करना है आप वो काम करो, फ्रेश होना है, कुछ खाना है, मम्मी पापा से बात करना है, भाई के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है तो वो कर लो, फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाओ 11 बजे। मान लो फिर 11 बजे नहीं हो पाया, 11:15 पे बैठ जाओ, 1 बजे उठ जाओ। तो अगर आप ऐसे बनाओगे तो अभी हमने बताया कि आप 10 घंटे ईजिली पढ़ पाते हो। तो अगर ईजिली नहीं पढ़ पा रहे हो 10 घंटे, अगर आप टाइम टेबल बनाए रहते हो तो 7 से 8 घंटे तो आराम से हो जाते हैं। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है हमारा टाइम टेबल। वो हमें अगर मैक्सिमम नहीं दिला पाता है तो मतलब 70 से 80% हम अचीव कर लेते हैं उसको। तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बिलीव मी। तो इसी वजह से आप टाइम टेबल अपना बनाया करो और उसको अपने दीवार के सामने चिपका लिया करो, और आप इसको फॉलो करोगे लगातार 21 डेज तक, तो धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाओगे और वो आपके लिए बहुत ही ईजी टास्क हो जाएगा, ओके। और अगर ये चीज़ आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप मेरा करंट अफेयर जो वीडियो है वो देखिए, उसमें मैं डेली देता हूँ टारगेट, आप उसी के हिसाब से चलते रहेंगे तो फिर आपके लाइफ में एक निरंतरता आ जाएगी, ओके। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, वहाँ पर देखेंगे हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल से, ओके। अपना ख्याल रखिए, और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, मुस्कुराते रहिए, चेहरे पे स्माइल रखिए, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना है तैयारी करते हुए। आप ये ध्यान रखिए कि आप एक इंसान हो, आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, ओके। स्माइल कीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।